Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. In the previous class हम लोगों ने जो टॉपिक स्टडी किया था वो अबाउट द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थे। एक्चुअली जो हमारा चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, इसमें अगर एक ऐसा स्टेटमेंट आता है कि सो दैट द वर्क डन बाय अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मेरा कहना यह है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में है तब वह कोई वर्क डन अगर करता है तो वह वर्क डन उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। बिकॉज जैसे ही स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे उसका इनिशियल स्पीड जो है, जैसे हम लोग बात करते हैं क्या कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है कोई तो वह रेस्ट में होगा, और रेस्ट में होगा तो उसका जो स्पीड है ना, मतलब जो वेलोसिटी, आइदर इनिशियल वेलोसिटी की जो बात करते हैं, यू की बात करते हैं, वह यू जीरो होगा उसका। तो जब भी हम उसे वहां से मूव करेंगे तो कोई फोर्स लगेगा उस पर, और उस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यह डिस्प्लेसमेंट हमारे इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यह कहता है कि चेंज इन देयर काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इन द बिगिनिंग when the object is in a stationary condition their kinetic energy will be zero because its velocity will be zero, and when the object will move some distance definitely their the final velocity of that body will be changed. जब वह रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो होगा, लेकिन जैसे ही वह कुछ डिस्टेंस मूव करेगा तो फोर्स के एप्लीकेशन के बाद तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है यू जो है वह चेंज हो गया हुआ रहेगा। तो यही कंडीशन कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो उसका जो वर्क डन होगा वह वर्क डन उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो हम इसी को हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं सम कॉन्सेप्ट से, कुछ कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कि द वर्क डन बाय अ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर एक दूसरा जो क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग जब न्यूमेरिकल करने के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि हमें ना उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, फाइनल स्पीड दिया हुआ है, और तब पूछता है कि इसका द्वारा वर्क डन कितना होगा। तो इसमें हम लोग यह कह सकते हैं वर्क डन विल इक्वल्स टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालिए, और उस दोनों के बीच का वर्क डन कह रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, जितना उसके एनर्जी में डिफरेंसेस आएगा, काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंसेस आएगा वही उसके वर्क डन के बराबर होगा। और उसको हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट से प्रूव करने जा रहे हैं। एक्चुअली इन द हायर क्लासेस आई मीन इन 11 और 12 यू विल रीड दिस कॉन्सेप्ट इन वर्क एनर्जी थ्योरम कॉन्सेप्ट। वर्क एनर्जी थ्योरम कॉन्सेप्ट में हम इस चीज को पढ़ सकते हैं आगे के क्लासेस में, बट यहाँ हम लोग देखते हैं किस तरीका से हम लोग इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो वर्क डन हम लोगों ने देखा है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, तो एफ एस अगर फोर्स इज कांस्टेंट है, हम लोगों ने पढ़ा था एफ डॉट एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस मतलब एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ एंगल का कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे इस चैप्टर में उतना नहीं दिया है, बट जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो वहाँ एंगल का यूज करेंगे। यहाँ एंगल 100% जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इसीलिए नहीं यूज करना है। तो को cos 0 जिसका वैल्यू 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए वर्क इज इक्वल टू एफ एस है। अब एफ एस है तो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ यहाँ पर फ्रॉम न्यूटन्स लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू ma, so therefore W इज इक्वल्स टू क्या हो गया mas। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू हम लोग कर सकते हैं W इज इक्वल्स टू mas। यहाँ पर m जो है सो मास है, a जो है सो एक्सेलरेशन है, और s जो है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस है। ओके, अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो लेट अ बॉडी ऑफ मास m के लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ
मूविंग विद acceleration a and covered total distance s। यहां पर मैंने क्या कहा कि हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो m मास का है, वह a एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और इस जर्नी के दौरान वह इस डिस्टेंस कवर कर रहा है। देन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन से हम पाते हैं क्या मिलता है हमें। देखिए इक्वेशन है, देखिए यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये यहाँ पर एक चीज और लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद एक्सेलरेशन a एंड कवर टोटल डिस्टेंस s which starts from initial speed q and reach final velocity v, which starts from u and reaches v, final velocity v। then from equation of motion, तो यहाँ u v a s, इस चारों को कंबाइन करने वाला जो हमारा इक्वेशन है वह क्या है, तो वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यह इक्वेशन है हमारा। इस इक्वेशन से यहाँ देखिए, इस इक्वेशन से हमें अगर s फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप देखो यहाँ v स्क्वायर, अगर इस 2as को हम लोग इस साइड लाए या 2s को उधर ही रहने दो आप, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। therefore s is equal to v square minus u square by 2a। देखा आपने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से स्टार्ट होगा, v वेलोसिटी को अचीव करेगा और ड्यूरिंग दिस उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म जो a होगा, तो वह कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो s डिस्टेंस कवर करेगा। देखा आपने। अब इस s डिस्टेंस को, ठीक है, इस s डिस्टेंस को यहां से लेकर के हम यहां अगर पुट कर दें तो हमें उसका वर्क डन मिल जाएगा। देखो आप यहां पे s, यहां पर लिख दो s, या इसके बाद ही मैं ऊपर लिखता हूं। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, फिर यहां से इसमें ऐड करूंगा। ओके, now we can put the value of s in इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में मैं क्या करता हूं, s का वैल्यू पुट करता हूं। s का वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, v get w is equals to m a और s की जगह पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि वहां इससे पहले जो इक्वेशन हम लोगों ने देखा था उसमें इसका वैल्यू तो यही ऑब्टेन किए थे। अब यहां देखिए, इस a से इस a को कैंसिल कर सकते हो आप, बिल्कुल सही, बिकॉज़ ये एक्सेलरेशन मल्टीप्लिकेशन में है तो कट हो जाएगा। और यहां पर मैं लिखता हूं as the body starts from rest, so u is equals to 0। अगर बॉडी
रेस्ट से स्टार्ट होता है तो हम उसका जो इनिशियल स्पीड है उसको 0 कंसीडर कर सकते हैं। देन क्या होगा, W इक्वल्स टू m इंटू v स्क्वायर। देखना ये u की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं यह जो 2 है यहाँ, अगर इसको हम लोग शुरू में लिख दे 1/2 तो m v स्क्वायर आ जाएगा और यही तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अब आपको यह चीज प्रूफ हो गया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल्स टू द वर्क डन। ठीक है, यहाँ पर इससे इस स्टेटमेंट से आपको यह पता चलता है द वर्क डन is equals to the change in काइनेटिक एनर्जी। यह स्टेटमेंट हमें यह प्रूव करके देता है, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इस चीज को क्लियरली समझ सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से या पहले से आ भी रहा है, किसी अदर वेलोसिटी से आ सकता है, आ रहा है, बट वो समटाइम्स उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो हम जिस वक्त उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी के ड्यूरिंग अगर उसका वर्क डन फाइंड आउट करें तो जस्ट उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए, वो उसके वर्क डन के बराबर होगा। ओके, आई थिंक तुम्हें यह चीज समझने में बिल्कुल ही क्लैरिफाई हो गया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ वर्क डन जो है वो वर्क डन क्या होता है, Fs हमने कैलकुलेट किया फॉर ए कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन जो है उसको फोर्स और फोर्स के द्वारा होने वाले डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके, तो इसके बाद हम लोगों ने लिखा W इक्वल्स टू MAS बिकॉज़ F इज इक्वल्स टू MA होता है न्यूटन के सेकंड लॉ से। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख दिया W इक्वल्स टू MA इनटू S। यहाँ m उसी ऑब्जेक्ट का m है जो हमने वहां माना है, जो लिखा है लेट अ बॉडी ऑफ मास m दैट इज द सेम। ओके, नाउ वी कैन पुट, अब इसके बाद हमें क्या करना था, तो हमें ना इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से हमें s फाइंड आउट करना था। जो s को हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, यहां लास्ट में फाइंड आउट किया था s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। अब उस s को क्या करना है कि इस इक्वेशन में W इक्वल्स टू MAS में उस s को फिट करना है। उस s को जब फिट करते हैं डिस्टेंस, उस डिस्टेंस के वैल्यू को फिट करते हैं तो हमारा इक्वेशन इस तरीके से आता है W इक्वल्स टू MA v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। तो a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमने ज्यूम किया था कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है, तो रेस्ट से जब मूव करना स्टार्ट होता है तो तुम्हें मालूम होगा, ये मोशन चैप्टर में पढ़े हैं, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसका इनिशियल स्पीड जो है उसे हम लोग 0 कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से u को हमने 0 फिट किया, यहाँ लिखा हूं u को 0 फिट किया तो हमारे पास आ जाता है W इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय 2 और ये डिवाइडेड बाय 2 है तो इसको 1/2 पहले ले लिया और m v स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ m v स्क्वायर उसकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है। इस तरीका से तुम अगर चाहो तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करने में इस कांसेप्ट का यूज कर सकते हो। अगर कहीं पर लिखा जाए तुम्हें कि फाइंड आउट the kinetic energy of a moving body, then definitely you will use this concept and you are able to find out the expression or mathematical relation of kinetic energy, and the relation will comes like this. Okay, so it is very clear that, and on the other way, if you are going to talk about the potential energy of a body, how we will calculate the potential energy of a body, then come I will see again काइनेटिक एनर्जी को तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन में मैंने कहा था द एनर्जी एसोसिएटेड विद अ बॉडी ड्यू टू देयर पोजीशन और हाइट। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट उस बॉडी का जो पोजीशन होगा, जो हाइट होगा, उसके कारण जो उसकी एनर्जी आएगी उसे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, तो पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि वह ग्राउंड पर है या उससे कितना ऊंचा है, नीचा है, इसके देखिए अगर यह ना एक फ्लोर है, समझ लीजिए यहाँ ये अर्थ का सरफेस है, इस अर्थ के सरफेस पर यह ब्लॉक रखा हुआ था m मास का, अब इसे यहाँ से उठा करके हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, हमने यहाँ रख दिया इसको, यह हाइट कितना होगा तो इसे हमें मेजर करना पड़ेगा, यह h हाइट होगा। ठीक है, तो यह h हाइट होगा, इस ऑब्जेक्ट
पर नीचे की तरफ लगने वाला जो फोर्स की बात कर रहे हैं वो क्या है, तो यह mg है। इसमें लगने वाला जो फोर्स है नीचे की तरफ वह mg है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं W=Fs। आप यहाँ पर इसको मिटा दे सकते हो, एक्चुअली यह सेम ही है, तुम्हें समझने में कंफ्यूजन होगा इसलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि F=ma होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स में, और जब वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो वही a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बन जाता है। तो वहाँ ma भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ mg लिखा, और इस लगने वाला फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स क्या हो गया, mg हो गया। और यह कितनी हाइट मूव किया है, तो h हाइट मूव किया है, और यह mg h ही उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी mg h ही होगा। तो ये जितनी हाइट ले जाएंगे, जितना हाइट बढ़ेगा इसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा होता जाएगा, बिकॉज यहाँ g जो है यह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यह g यहाँ पर लिख देते हैं, जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन। m जो है यहाँ पर m जो है मास ऑफ द बॉडी है, मास ऑफ द बॉडी है। g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g जो है वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, और इस g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इजी कैलकुलेशन तुम इसके लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और h जो है कॉपर ठीक है, ओके, वेरी क्लियर। हाँ, इस तरीका से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की जो रिलेशंस है, जो एक्सप्रेशन है, उसको फाइंड आउट करना सीखे। नेक्स्ट क्लास में वी विल रीड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो सब्जेक्ट कॉपी जो है तुम्हारा, जो नोटबुक है, उसमें इन सभी टॉपिक्स को जो फेयर की कॉपी होते हैं उसमें सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस करके चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, थैंक यू।